इस वीडियो में हम गेहूं का वानस्पतिक नाम, गेहूं की जलवायु, उन्नत किस्में, बीज दर, गेहूं में लगने वाले खरपतवार, रोग, कीट और उपज के बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गेहूं को इंग्लिश में वीट कहते हैं और गेहूं का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है ट्रिटिकम एस्टिवम या ट्रिटिकम वल्गैर। ये गेहूं का वानस्पतिक नाम होता है। इसके बाद कुल की बात करें तो गेहूं का जो कुल होता है वो पोएसी होता है या इसको ग्रेमिनी भी बोल सकते हैं। इसके महत्व की बात करें तो गेहूं में कार्बोहाइड्रेट 62 से 71% पाया जाता है, जबकि प्रोटीन की मात्रा 8 से 15% पाई जाती है। गेहूं का जो पुष्पक्रम होता है वो कहलाता है स्पाइक तथा गेहूं का जो फल होता है वो कहलाता है कैरियोप्सिस। इसके अलावा जो स्पाइक है, गेहूं के अलावा जौ के पुष्पक्रम को भी स्पाइक कहते हैं। और गेहूं में जो जीन होता है वो जीन कहलाता है नोरेन-10। यानी जो नोरेन-10 है वो किसका जीन है? गेहूं का जीन है। इसके उत्पत्ति स्थल की बात करें तो मध्य एशिया से दक्षिण पूर्व यूरोप इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है और राजस्थान में ये मुख्यतः श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ व सवाई माधोपुर जिलों में इसकी अत्यधिक खेती की जाती है। इसके जलवायु की बात करें तो इसकी जलवायु होती है शीतोष्ण जलवायु, यानी यह एक रबी की फसल है। गेहूं के अंकुरण के लिए जो तापमान आवश्यकता होता है वो होता है, अंकुरण के लिए कम से कम 3.5 से 5.5 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है और 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ये सहन कर सकता है। फसल पकने के लिए इसको औसत 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। मृदा व खेत की तैयारी की बात करें तो मृदा इसके लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। जब हम खेत की बुआई करते हैं तो बुआई से पहले 3 से 4 बार इसकी गहरी जुताई करनी चाहिए और दीमक व अन्य कीटों के नियंत्रण करने के लिए हमें एंडोसल्फोन या क्विनालफोस 1.5% चूर्ण 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से हमें जुताई के समय भूमि में मिलाना चाहिए। इसकी उन्नतशील किस्मों की बात करें तो इसकी महत्वपूर्ण जो किस्में हैं वो है राज 3077, राज 3777, राज 3765, राज 1482, राज 1555, राज 4083, 4120, HD 2329, HD 2687, HI 8498, HI 1077, HI 1544, HI 8381, HI 671, जिसका दूसरा नाम है सुजाता, या ऐसा भी हो सकता है कि सुजाता का दूसरा नाम क्या है, HI 671, GW 173, GW 273, GW 373, लोकवन, सोनालिका और सरबती सोनारा, ये इसकी उन्नतशील किस्म है। जबकि क्षारीय मृदाओं के लिए, यदि क्षारीय मृदा है तो वहाँ पर खारचिया 65, नोब 666 और KRL1 और KRL4, ये किस्में क्षारीय मृदाओं के लिए उपयुक्त रहती है। इसके बाद हम बात करें इसके बीज दर की, तो यदि हमें सामान्य विधि से इसकी बुआई कर रहे हैं, सामान्य विधि से बुआई करने में 100 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जबकि लवणीय व क्षारीय मृदाओं में 125 किलो प्रति हेक्टेयर बीजों की आवश्यकता होती है। छिटकुआ विधि में हम बात करें तो छिटकुआ विधि में 125 से 150 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जबकि डिबलर मशीन से यदि हम बीज दर या बुआई करते हैं तो बीज दर होती है 30 से 40 किलो। तो सबसे कम जो बीज दर होता है वो डिबलर विधि में लगता है, इसमें 30 से 40 किलो बीज होता है। और सामान्य विधि की बात करें तो 100 किलो, और लवणीय क्षारीय मिट्टी की बात करें तो 125 किलो, और छिटकुआ विधि में सबसे ज़्यादा लगता है 125 से 150 किलो बीज लगता है। बीज उपचार की बात करें तो ईयर कोकल व टुंडू रोग से बचाने के लिए बीजों को 20% नमक के घोल में डुबोकर 2.5 ग्राम थायरम या कार्बेंडाजम या मेनकोजेब से बीज उपचारित करें। टुंड रोग से बचाने के लिए, टुंड रोग एक कवक जनित रोग है और कवक जनित रोगों को बचाने के लिए हम थायरम, कार्बेंडाजिम या मेनकोजेब का इस्तेमाल करेंगे। लवणीय या क्षारीय भूमि में बीजों को सोडियम सल्फेट के 3% घोल में 24 घंटे तक रखकर
पीएसबी या एजेक्टोवेटर से उपचारित करना चाहिए। क्षारीय मृदाओं में सोडियम सल्फेट से। इसके बाद हम क्या करना चाहिए, पीएसबी या एजेक्टोवेटर। पीएसबी और एजेक्टोवेटर क्या होती हैं, ये नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रदान करने वाले जैविक उर्वरक है। जैविक उर्वरक यानी ये प्रयोगशाला में या रासायनिक उर्वरक नहीं है, ये जैविक उर्वरक है जो जड़ों में नाइट्रोजन और फास्फोरस स्थिरीकरण कराने का काम करेंगे। इसके बाद बात करें बुआई का समय क्या, तो असिंचित क्षेत्र के अंदर जो बुआई का समय है वो है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, जहाँ असिंचित क्षेत्र है वहाँ पर। और अगेती यदि करनी है तो 25 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में ये अगेती बुआई है। मध्यम सिंचित क्षेत्र में नवंबर के पहले, दूसरे या तीसरे सप्ताह में इसकी बुआई करते हैं, जबकि पछतिया में हम कहते हैं 25 नवंबर से 10 दिसंबर। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि गेहूं के कतार से कतार या पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी होती है वो होती है 20 से 20.5 सेमी, जबकि पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वो होती है 10 से 12 सेमी। खाद उर्वरक की बात करें तो 15 से 20 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर। इसके अलावा नाइट्रोजन 100 किलो, फास्फोरस 30 किलो और पोटास 40 किलो की आवश्यकता होती है। इसके बाद इसकी सिंचाई की बात करें तो गेहूं में कुल 6 से 8 सिंचाई की आवश्यकता होती है। और इसके जो मुख्य क्रांतिक अवस्थाएं होती है, क्रांतिक अवस्थाएं क्या होती है, जिस समय हमें सिंचाई देनी ही पड़ती है। यदि क्रांतिक अवस्था के समय यदि हम सिंचाई नहीं करते हैं तो पौधे की जो या फसल की जो उपज है वो अत्यधिक प्रभावित होती है। सो इसकी क्रांतिक अवस्था कौन कौन सी है, तो शीर्ष जड़ निकलते समय यानी बुआई के 20 से 25 दिन बाद, इसके बाद कल्ले फूटान करते समय, गांठ बनते समय, बालियां के निर्माण के समय, दाने की दूधी अवस्था और दाना पकते समय। ये इसकी प्रमुख 6 क्रांतिक अवस्थाएं होती है। पहली क्रांतिक अवस्थाएं 20 से 21 दिन बाद आती है, जिसका नाम होता है शीर्ष जड़ निकलना या क्रिटिकल रेंज। दूसरी जो इसकी मुख्य क्रांतिक अवस्थाएं होती है वो 40 से 45 दिन बाद होती है, कल्ले फूटते हैं। 60 से 65 दिन बाद गांठ की अवस्था आती है। 80-85 दिन बाद बालियां का निर्माण होता है। 100 से 105 दिन बाद दाने में दूध भरते हैं और 115 से 120 दिन बाद दाना पकते हैं। यानी हम देखें तो लगभग 20 दिन का बीच बीच में अंतर आता है। 20 दिन, 40 दिन, 60 दिन, ऐसे करके 20-20 दिन का अंतर आता है। इसके बाद इसमें खरपतवार नियंत्रण को देखते हैं कि कौन कौन से खरपतवार सबसे अधिक इसके अंदर लगते हैं। तो यदि गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, जैसे बथुआ हो गया, तो इसके नियंत्रण करने के लिए हमें 2,4-D 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर या इसकी जगह हम मेट सल्फ्यूरोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेट सल्फ्यूरोन कितना, 0.002 से 0.004 किलो, यानी 2 से 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर हमें मेट सल्फ्यूरोन की आवश्यकता होगी, जिसको 600 लीटर पानी में घोल बनाकर इसमें काम में लेते हैं। ये हो गया चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए। जबकि गेहूं की फसल में संकरी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं या घासीय खरपतवार होते हैं, जैसे गुल्ली डंडा हो गया, इसके नियंत्रण करने के लिए आइसोप्रोट्यूरोन 750 से 1 किलो प्रति हेक्टेयर या सल्फोसल्फ्यूरोन 0.025 से 0.03 किलो, यानी 25 से 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर हमने मेट सल्फ्यूरोन की मात्रा ली है 0.002 से 0.004 यानी 2 से 4 ग्राम, जबकि सल्फोसल्फ्यूरोन की मात्रा हमने ली है यहाँ पर 25 से 30 ग्राम। इनकी अल्प मात्रा ही खरपतवार को नष्ट करने के लिए काफ़ी होती है। इसके बाद हम पादप संरक्षण की बात करते हैं। पादप संरक्षण का मतलब है पादप को कीटों से या पाले से बचाना। तो पादप को यदि पाले से बचाना है तो हम 0.1% गंधक का तेजाब का छिड़काव करेंगे। 1% गंधक का मतलब हो गया 1 लीटर पानी में 1 ml अस्टोसोफोर का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा यदि हमें दीमक का नियंत्रण करना है तो क्लोरोपाइरिफोस 20 cc 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से हमें सिंचाई करनी है। इसके अलावा तना छेदक, मक्खी, थ्रिप्स, मकड़ी, मोइला, तेला आदि के नियंत्रण करने के लिए मोनोक्रोटोफोस या मिथाइल डोमेटेन 25 cc 1200 ml प्रति हेक्टेयर की दर से हमें छिड़काव करना है। तो इस प्रकार हम पादप संरक्षण कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले कीट की बात करें तो अगला कीट है पायरिल्ला कीट या फल बीटल, ग्रास होफर। इसके रोकथाम के लिए हमें मिथाइल पैराथियन चूर्ण 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से हमें छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा यदि हमें चूहों का नियंत्रण करना है
तो जिंक फास्फाइड को आटे व तिल के तेल में मिलाकर एक विशेष चुग्गा तैयार किया जाता है, जिसको बिल के पास में रख देते हैं। यानी या इसके अलावा हम आधा ग्राम एल्यूमिनियम फास्फाइड की गोलियां प्रति बिल की दर से डालकर बिल को भी बंद कर सकते हैं। तो चूहों को मारने के लिए हम यहाँ पर या तो एल्यूमिनियम फास्फाइड का इस्तेमाल करेंगे या फिर जिंक फास्फाइड का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम कोशिश करेंगे कि जिंक फास्फाइड से ही इसका काम हो जाए, क्योंकि एल्यूमिनियम फास्फाइड बहुत खतरनाक जहर होता है। इन कीटों के बाद हम बात करेंगे इसके प्रमुख रोगों की। तो प्रमुख इसका रोग है पत्ती धब्बा या झुलसा रोग। पत्ती धब्बा या झुलसा रोग, यह रोग बाइपोलेरिस सोरोकियानान नामक कवक से होता है। इसमें पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। तो इसके नियंत्रण करने के लिए जनवरी के प्रथम सप्ताह में मेनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतर पर 2 से 3 बार छिड़काव करते हैं। किसका इस्तेमाल करना चाहिए? मेनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर। मेनकोजेब एक कवकनाशी है और बाइपोलेरिस सोरिकियानान नामक जो कवक होता है इसको नष्ट करता है। इसके बाद जो दूसरा रोग है गेहूं का वो है रोली रोग। यह रोग पक्सीनिया जाति के कवक से होता है, जिसमें पत्तियों पर पीली या काले रंग की धारियां बन जाती है और चूर्ण जैसा दिखाई देता है। इसके नियंत्रण करने के लिए 25 किलो चूर्ण 25 किलो गंधक का जो चूर्ण होता है वो प्रति हेक्टेयर की दर से हम छिड़काव करते हैं। इसके बाद गेहूं का प्रमुख रोग है वो है करनाल बंट। करनाल बंट जो रोग है, यह रोग सर्वप्रथम 1931 में करनाल हरियाणा में सबसे पहले दिखा था और यह एक मर्दा जनित रोग है, यानी टिलेसिया इंडिका नामक कवक के कारण करनाल बंट रोग होता है। इसकी रोकथाम के लिए 2.5 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज दर से बीजोपचार करें या फिर खड़ी फसल में प्रोपिकोनोजोल 25 सीसी 0.1% घोल का हमें छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा अनावर्त कन्वा रोग या जिसको लूज स्मट रोग भी कहते हैं, यह रोग संक्रमित बीजों द्वारा होता है, जिसका रोगजनक अस्टिलेगोसेटेजम प्रजाति है। बालियों में दानों के स्थान पर काले भूरे रंग का पाउडर भर जाता है और बीजों को इसके नियंत्रण करने के लिए 2 ग्राम विटावेक्स या कार्बेंडाजम या ब्यूटेनाकोजिल प्रति किलो बीज दर से हमें बीजोपचार करना चाहिए अनावर्त या लूज स्मिट के लिए। इसके बाद जो इसका अंतिम या महत्वपूर्ण रोग जो है वो है ईयर कोकल एवं टुंडू रोग। इस रोग में गेहूं के दाने की जगह कोकल बन जाता है, जिसमें कर्मी के हजारों अंडे होते हैं। टुंडू रोग साथ में होने से पत्तियों व बालियों में एक पीले रंग का गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है। इसे रोकने के लिए बीजों को नमक के 20% घोल में उपचारित करके साफ पानी से धोकर छाया में सुखाकर ही बुआई करनी चाहिए ईयर कोकल टुंडू रोग से बचाने के लिए। कटाई और उपज की बात करें तो गेहूं में कटाई मार्च अप्रैल में कर देनी चाहिए। इसके अलावा उन्नतशील जो किस्में होती है उनसे 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टर हमें गेहूं प्राप्त होता है, जबकि देसी किस्मों व असिंचित क्षेत्र में 15 से 20 क्विंटल ही प्राप्त होता है। यानी आधे से भी कम उपज प्राप्त होती है देसी किस्मों से, 15 से 20 क्विंटल असिंचित में, जबकि सिंचित और उन्नत किस्मों से प्राप्त होती है 15 से 60 क्विंटल।